यमन के हूती विद्रोहियों द्वारा पहले सऊदी अरब और अब यूएई में हमले किए गए हैं। इसकी वजह से गल्फ रीजन में एक अशांति का माहौल बन गया है। भारत के विदेश मंत्री जयशंकर ने फ़ोन करके इन सरकारों के साथ बातचीत भी की है। इसी संदर्भ में करंट अफेयर एनालिसिस के लिए ये मुद्दा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ भारत के संबंध कैसे हैं और किस प्रकार गल्फ कंट्रीज़ में कोई भी जियोपॉलिटिकल चेंजेस अगर होते हैं तो उसका भारत पर प्रत्यक्ष प्रभाव कैसे पड़ता है। इस चीज़ को हम गल्फ वॉर के एक एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, थोड़ा सा अरब स्प्रिंग के बारे में जानेंगे और बाद में हम चर्चा करेंगे कि गल्फ कंट्रीज़ के साथ भारत के जो संबंध हैं वो किस तरीके से एक विकास लेकर चल रहे हैं। 2012 के बाद से ही, या आप स्पेसिफिकली कहें तो 2015 के बाद से सऊदी अरब और यूएई के साथ भारत के संबंध बेहद मजबूत हुए हैं। और क्योंकि सऊदी अरब गल्फ रीजन में एक लीडर की भूमिका निभाता है तो सऊदी अरब के साथ संबंध जैसे होंगे उस रीजन के साथ हमारे रिलेशनशिप्स को वो बहुत हद तक प्रभावित करता है। आज का वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट होने वाला है, आप ध्यान से सुनिएगा। स्लाइड्स को पढ़ने के लिए आप ज़्यादा चिंतित मत होइएगा, क्योंकि स्लाइड्स हमारी तरफ से डाउनलोड करने के लिए पीडीएफ के रूप में संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दिए जाते हैं। वहां से आप जो है स्लाइड्स को डाउनलोड कर सकते हैं। पहले आप वीडियो को समझने पर ध्यान दीजिएगा, कॉन्सेप्ट्स एक बार आपके क्लियर हो जाएंगे तो टॉपिक आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्राची चौधरी। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पर मैं आप लोगों का बेहद स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये मुद्दा चर्चा में क्यों है। देखिए, मैंने आपको बताया कि यमन के हूती विद्रोहियों के द्वारा सऊदी अरब और यूएई पर हमले किए जा रहे हैं। इसमें 2 भारतीय नागरिकों की भी मृत्यु हुई है, तो कहीं ना कहीं भारत इससे डायरेक्टली लिंक हो जाता है। जो मिडिल ईस्ट का ये पूरा का पूरा एक एरिया है, ये मैपिंग के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर आप ये जो पर्शियन गल्फ है इसका रीजन देखेंगे, साथ में जो आपका रेड सी है ये वाला रीजन देखेंगे, मेडिटेरियन सी और साथ में ब्लैक सी, इन सारे सीज को जो कंट्रीज कहीं ना कहीं बाउंड्री करती हैं, यूपीएससी में हर साल मैपिंग में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। आज हमारा जो चर्चा का विषय रहने वाला है वो गल्फ रहेगा। इसके अलावा देखिए, रशिया और यूक्रेन का मुद्दा भी न्यूज़ में लगातार बना हुआ है, इसलिए ये जो ब्लैक सी वाला रीजन है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के लिए देखिए, जो गल्फ रीजन है इसको 8 कंट्रीज जो है कहीं ना कहीं बॉर्डर करते हैं। ईरान, इराक, इसके बाद सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, ओमान। देखिए, ओमान बेसिकली मेन रीजन ओमान का ये है, लेकिन एक छोटा सा एरिया ओमान का यहाँ पर भी पड़ता है। यूनाइटेड अरब अमीरात, ये कुछ 8 कंट्रीज हैं जो गल्फ को जो है सराउंड करते हैं। इसके अलावा देखिए, रेड सी का एरिया है जहाँ पे अफ्रीका के कुछ कंट्रीज और अरब के कंट्रीज जो हैं इसको बॉर्डर करते हैं। गल्फ ऑफ अदन, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, गल्फ ऑफ ओमान और अरेबिया का ये जो सी है, मैपिंग की लोकेशन के हिसाब से बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इनको आप जरूर ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं कि ये न्यूज़ में क्यों है। जैसा कि देखिए, यहाँ पे बताया गया है कि इंडिया की तरफ से इन हमलों को लेकर एक रिएक्शन दिया गया है और इंडिया ने कहा है कि ये हमले अनएक्सेप्टेबल हैं। ये हमले देखिए ड्रोन के द्वारा किए गए हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। और हूती विद्रोही संगठनों के पास ऐसे अत्याधुनिक हथियार कहाँ से आए हैं, इस चीज़ को लेकर ईरान पर संदेह किया जा रहा है और ईरान इन हूतियों को सपोर्ट भी कर रहा है। समझते हैं कि आखिर ईरान हूतियों को सपोर्ट क्यों कर रहा है। देखिए, जो न्यूज़ है ये 18 जनवरी 2022 की है और इसके बाद से भी न्यूज़पेपर में ये जो है लगातार एक चर्चा का विषय बना हुआ है। जैसे यहाँ पे देखिए, जयशंकर जिन्होंने यूएई काउंटर पार्ट से डिस्कस किया है टेरर अटैक्स को, ये बताया गया है जो चेंजिंग मिडिल ईस्ट की जो सिचुएशंस है उसमें इंडिया कैसे अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को बैलेंस करेगा, इसके बारे में एक आर्टिकल था। और जब मैंने कटिंग ली थी तब 11 घंटे पहले की एक न्यूज़ आई थी कि यूएई पर
जो ये अटैक्स हुए हैं ये इस एरिया में एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा कर देते हैं। अगर देखिए भारत के संदर्भ में बात की जाए तो गल्फ देश और भारत, इसको समझने से पहले ये जो हूती विद्रोही संगठन है इनके बारे में हम थोड़ी सी अपनी कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। देखिए 1980 के दशक में अरब देशों से होते हुए एक सुन्नी विचारधारा ये यमन तक पहुंची। यमन में एक अल्पसंख्यक समुदाय है जो कि शिया विचारधारा को मानते हैं और शिया की जैद अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं। यमन की पॉपुलेशन की अगर बात की जाए तो ये शिया समुदाय यमन की पॉपुलेशन में 1/3 जो है इतना हिस्सा लेते हैं। सुन्नी विचारधारा के आने से इन लोगों को लगा कि हम कहीं ना कहीं हाशिए पर जा रहे हैं और 1990 के दशक में वहाँ पर ये हूती मूवमेंट जो है सामने निकल कर आया, जिसमें इन्होंने अपने आप को मिलिटराइजेशन में कन्वर्ट करना शुरू कर दिया, मतलब अपने आप को सैन्यकृत ये करने लग गए। इनका जो नेतृत्व था वो हुसैन बद्रुद्दीन अल हूती के द्वारा किया गया। बाद में यमन की सेना के द्वारा इनको जब मार दिया गया तो इनके भाई जो कि अब्दुल मलिक थे उनके द्वारा इनका नेतृत्व किया गया। उसके बाद देखिए यहाँ के जो राष्ट्रपति थे सालेह, इनको कुछ ऐसी परिस्थितियां आई कि इस्तीफा देना पड़ा और इसके बाद देखिए आ जाता है अरब स्प्रिंग। यहाँ तक की स्थिति आप समझ गए कि देखिए शिया लोग जो थे उन्होंने एक हूती मूवमेंट प्रारंभ किया, अपने आप को मिलिट्री में कन्वर्ट किया और सालेह जो राष्ट्रपति थे इनको इस्तीफा देना पड़ गया। इसके बाद अरब स्प्रिंग आता है। अगर मैं अरब स्प्रिंग की बात करूँ तो दरअसल ये पूरे अरब कंट्रीज के अंदर चलने वाले कुछ विद्रोह थे जो कि बहुत बड़े पैमाने पर लोगों को सड़कों पर ले आए थे। इन विद्रोह के पीछे की एक ही डिमांड थी कि जो तानाशाही शासन है उसको हटाकर लोकतंत्र यानी कि डेमोक्रेसी की जो है स्थापना की जाए। तो इस अरब स्प्रिंग का जो है असर वो यमन पर भी पड़ा। दरअसल टूनिशिया में एक व्यक्ति थे जिन्होंने सरकार की नाइंसाफी और भ्रष्टाचार से परेशान होकर खुद को आग लगा ली थी। ये एक वो इंसिडेंट था जहां से जो है चिंगारी भड़की और उसने आग पकड़ ली और पूरे अरब रीजन में एक अरब स्प्रिंग नाम से मूवमेंट शुरू हो गया, जिन्होंने तत्कालीन जो तानाशाही शासन थे उनमें से बहुत सारी सरकारों को इस्तीफा देने पर मंजूर कर दिया था। तो 2015 में, अब हम 2015 में पहुंच गए हैं, ये जब यमन में अरब स्प्रिंग का प्रभाव पड़ा तो वहाँ के एक नए राष्ट्रपति थे उनको जो है इस्तीफा देना पड़ गया और इस बार ये जो शिया लोगों ने मिलकर एक हूती अपना संगठन बनाया था, इन्होंने अपने दुश्मन सालेह के साथ जो है देखिए हाथ मिला लिया। अब इन्होंने सालेह के साथ हाथ मिला लिया और दो गुट ये बेसिकली बट गए। एक गुट हो गया हूतियों का जिसको कहीं ना कहीं ईरान के द्वारा सपोर्ट किया जाता है, दूसरा गुट हो गया सऊदी अरब और यूएई का, और इनके बीच में तब से एक वॉर की सिचुएशन आ रही है और नए राष्ट्रपति के इस्तीफा देने के बाद से यमन के अंदर एक सिविल वॉर जो है तब से लगभग चल रहा है। 2015 से वहाँ पे एक सिविल वॉर की सिचुएशन चल रही है जिसमें एक तरफ हूती जो विद्रोही हैं वो और दूसरी तरफ सऊदी अरब वगैरह की सेना जो है आपस में लड़ रही है। यहाँ पे प्रश्न ये आता है कि आखिर ईरान इन हूतियों को क्यों सपोर्ट कर रहा है। इसके दो रीज़न है। पहली बात तो ईरान देखिए स्वयं भी क्या है, शिया विचारधारा को मानता है और जो सऊदी अरब वगैरह है वो सुन्नी विचारधारा को सपोर्ट करते हैं। इसके अलावा दूसरा रीजन ये है, ईरान सऊदी अरब का कट्टर दुश्मन है। जियोपॉलिटिकल जब आप एक हिस्ट्री पढ़ते हैं तो इसको आप जानते ही होंगे। इन दो कारणों की वजह से ईरान के द्वारा इन हूतियों को सपोर्ट किया जा रहा है और सिचुएशन जो है अब और भी ज़्यादा बिगड़ गई है। फिलहाल ये हमले क्यों हुए हैं, देखिए जो अरब कंट्रीज़ थी कहीं ना कहीं वो सुन्नी विचारधारा को मानते हैं, तो उनको ये डर था कि ये जो शिया विचारधारा है ये हम पे इन्फ्लुएंस जो है अपना कर रही है, तो उन्होंने यूएस और ब्रिटेन से मदद मांगी। इस बात से नाराज़ होकर हूतियों ने जो है इन पर अटैक्स करना प्रारंभ कर दिया। ये तो कंटेक्स्ट था जिसकी वजह से ये न्यूज़ में है। अब हम बात करते हैं कि ये जो गल्फ वाला रीजन है ये भारत के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है।
देखिए, इस्लामिक स्टेट का उदय हुआ और टेररिज्म दुनिया में कहीं भी हो भारत के लिए कहीं ना कहीं चिंता का एक विषय बन ही जाता है। और भारत से कई ऐसे उदाहरण देखने को मिले थे कि शायद कुछ लोग हैं जो भारत से गए हैं और जिन्होंने इस्लामिक स्टेट को ज्वाइन किया है, हालांकि पुख्ता सबूत ऐसे भी कुछ मिले नहीं है। बात ये आईएसआई का उदय, चीन का बढ़ता हुआ प्रभाव, इसके साथ ही ईरान की परमाणु डील जो थी उस पर जो तनाव देखने को मिलता है, और साथ में इस तरह की जो क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय डेवलपमेंट हुई है, इससे भारत की विदेश नीति पर भी एक स्ट्रेस देखने को मिला है और भारत का इंटरेस्ट इस रीजन में अपने हितों की रक्षा करने के लिए बढ़ गया है। दूसरा क्या है कि ये जो खाड़ी सहयोग परिषद यानी कि गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल ये है, इसमें भी विशेष रूप से जो सऊदी अरब और यूएई है, इसके साथ भारत के संबंध चाहे व्यापार हो, निवेश हो, एजुकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, अंतरिक्ष हो, इस सब में 2015 के बाद से काफ़ी बढ़े हैं। तो इस संदर्भ में भी जो है भारत के लिए रीज़न काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब देखिए यहाँ पे दिया गया है कि खाड़ी देशों ने बड़े पैमाने पर आर्थिक विविधीकरण शुरू किया है। समझते हैं। देखिए, सऊदी अरब का एक विज़न आया है, विज़न 2030। दरअसल क्या है कि जितनी भी अरब कंट्रीज़ हैं ये एनर्जी की एक बहुत बड़ी खाने हैं, यानी कि पेट्रोलियम और नेचुरल गैस पूरी पृथ्वी में इनके यहाँ सबसे ज़्यादा मिलता है। तो इनकी इकोनॉमी जो है पूरा का पूरा पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के एक्सपोर्ट पर निर्भर करती है। लेकिन कोविड की महामारी की वजह से जब पेट्रोल की डिमांड कम हुई और पेट्रोल के रेट गिर गए, नेचुरल गैस के रेट गिर गए, तो इन कंट्रीज़ को कहीं ना कहीं एहसास हुआ कि अपनी अर्थव्यवस्था को और भी चीज़ों पे डिपेंड करना चाहिए, सिर्फ एक ही चीज़ पर डिपेंडेंसी ठीक नहीं है। तो इसीलिए सऊदी अरब कंट्री जो है विज़न 2030 लेकर आई और इसमें इन्होंने कहा है कि अब ये एजुकेशन पे, हाई टेक्नोलॉजी पे, इनोवेशन पे, साइंस की फील्ड में, इन सब पर जो है इन्वेस्टमेंट करेंगे। और भारत कहीं ना कहीं वो इन्वेस्टमेंट अपने यहाँ अगर लेकर आएगा तो भारत की जीडीपी में इसका योगदान होगा, हमारे यहाँ आर्थिक वृद्धि होगी, तो भी ये भारत के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा देखिए, अरब कंट्रीज़ में खासकर यूएई में एक आधुनिकीकरण जो है, मॉडर्नाइजेशन शुरू हुआ है। इन लोगों ने जैसे कुछ स्टेप्स लिए हैं जो एक आधुनिक समाज की ओर जो है इनके एक आप कहते हैं रूढ़िवादी समाज से आधुनिक समाजवाद की ओर ट्रांसफ़र जो है स्वीकार करते हैं। समाजवाद नहीं, सोसाइटी, समाज, ठीक है। जैसे अल्कोहल को इन्होंने डीक्रिमिनलाइज कर दिया है। इसके अलावा लिव इन रिलेशनशिप को इन लोगों ने यहाँ मान्यता दी है। साथ में यूएई में तो अगर महिलाओं की ऑनर किलिंग की जाती है तो उसको भी एक अपराध घोषित किया गया है। तो इस तरह के जो ये स्टेप ले रहे हैं, प्रगतिवादी कुछ सुधारवादी स्टेप्स ले रहे हैं, तो भारत के लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो इस तरह की नई जो एक विचारधारा वाली कंट्रीज निकल के लोग सामने आ रहे हैं, इनके साथ अपने संबंध मजबूत करें, जो भारत के लिए काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि एक तो हमारी डिपेंडेंसी इन पे पेट्रोल के लिए, अपनी एनर्जी ज़रूरतों के लिए, इसके अलावा हम अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेना चाहते हैं। दूसरा, एक बहुत सारे इंडियंस वहाँ जाके काम करते हैं, इंडियन डायस्पोरा जो है आपको देखने को मिलेगा। चौथी बात ये, वहाँ से वो डायस्पोरा जो है रेमिटेंस भेजता है, बहुत सारा पैसा अपने घर वापस भेजता है जो इंडिया की जीडीपी में योगदान देता है, ठीक है। तो ये आपको शॉर्ट में समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए, मैंने आपको एक वर्ड बताया था गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ये क्या है? मैंने बताया था कि 8 कंट्रीज जो है पर्शियन गल्फ को घेर के रखते हैं, लेकिन इसमें से 6 कंट्रीज ने 25 मई 1981 को एक समझौते पर हस्ताक्षर किए और उन 6 ने मिलके इस काउंसिल का जो एक तरीके से गठन किया और इसके वो पार्टनर है। इसमें से पहला है कुवैत, दूसरा है सऊदी अरेबिया, तीसरा है बहरीन, चौथा है कतर, पांचवा है यूएई और छठा है ओमान। ये 6 कंट्रीज मिलके एक रीजनल इंटर गवर्नमेंटल पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल संघ बनाते हैं, जिसके अंदर ये 6 कंट्रीज आते हैं और ये जो है गल्फ कंट्रीज का एक मेजर पार्ट आपके सामने बनकर आता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं थोड़ी सी हिस्ट्री की, जिससे हम ये भी जानेंगे कि भारत पे प्रत्यक्ष प्रभाव कैसे पड़ता है। सबसे पहले बात आती है गल्फ वॉर की। देखिए, मैप से ही इसको वापस से समझते हैं।
जो ईरान इराक था उसके ऊपर एक्चुअली जो कुवैत था उसका काफ़ी सारा क्या है कर्जा था, लेकिन जब कुवैत ने उस कर्जे को वापस मांगा तो इराक ने जो है वो वापस करने से मना कर दिया। इसके अलावा देखिए कोस्ट लाइन पे अगर आप ध्यान देंगे इस सब कंट्रीज़ की ओशन की कोस्ट लाइन बहुत अच्छी है, लेकिन इराक की कोस्ट लाइन देखिए बहुत छोटी सी है। तो इराक ने पहली बात तो कर्जा देने से मना कर दिया, दूसरा उन्होंने एक बहाना किया कि कुवैत तो ऐतिहासिक रूप से हमारा ही हिस्सा था, ये तो बाउंड्रीज बाद में वर्ल्ड वॉर के बाद बांटी गई है। तो उन्होंने क्या किया, कुवैत पर अटैक कर दिया, ठीक है। और उन्होंने सोचा कि कुवैत पर अटैक करने की वजह से हमारे पास एक अच्छी खासी क्या है ओशियन की कोस्ट लाइन हो जाएगी। देखिए उस टाइम पे इराक में जो है सद्दाम हुसैन का शासन था और उनके पास उस वक्त पे वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट जो है आर्मी थी। सिर्फ 2 दिन लगे उनको कुवैत के ऊपर पूरा कब्जा करने में, ठीक है। इसके अलावा जो इराक था इसने सऊदी अरेबिया और इजराइल में भी जाके जो है हमला कर दिया। अब यहाँ पे यूएस का रोल आता है। देखिए सऊदी अरेबिया और यूएस हमेशा से ही काफ़ी अच्छे फ्रेंड रहे हैं, तो यूएस जैसा कहता है सऊदी अरब वैसा ही करता है। तो यूएस ने कहा आपको कोई भी रिएक्शनरी एक्शन नहीं लेने हैं, तो सऊदी अरेबिया तो चुप रहा। इसके अलावा यूएस ने क्या किया, इजराइल भी क्योंकि उनका फ्रेंड है इनको भी बोल के रखा कि आप भी चुप रहेंगे और हम डायरेक्ट हमला ना करके यूनाइटेड नेशन के थ्रू एक लीगल तरीके से जो है इन पे हमला करवाएंगे। इसके अलावा देखिए जो इराक था वो यूएसएसआर का सपोर्ट जो है करता था, लेकिन ये जो सारी कंट्रीज हैं ये यूएस का सपोर्ट करती थी, ठीक है। इस टाइम पे यूएसएसआर ये करीब 1991 की बात जो है चल रही है, बिखर रहा था और रशिया की जो इकोनॉमी है वो कहीं ना कहीं जो है कम एक तरीके से बिखर रही थी। तो यूएस ने क्या किया, कई करोड़ रुपए जो है एक तरीके से रशिया को दिए और उनको इस बात के लिए मनाया कि जब हम यूनाइटेड नेशन में इराक के खिलाफ एक सैंक्शन लेकर आएंगे तो आप वीटो नहीं करोगे। देखिए इराक ने क्या सोचा कि जिस तरह चीन ने तिब्बत पर कब्जा जमा लिया इसी तरह हम भी कुवैत पर कब्जा जमा लेंगे, लेकिन वो ये बात भूल गए चीन के पास वीटो पावर थी, वो अपने खिलाफ लाए गए किसी भी सैंक्शन को वीटो कर सकता था, लेकिन इराक के पास तो नहीं था। और रशिया को जो है यूएस ने एक तरीके से मना लिया, तो जब इनके खिलाफ एक सैंक्शन लाया गया तो रशिया ने वीटो नहीं किया और 35 देशों की आर्मी ने एक साथ मिलके इराक पर हमला किया और इराक को जो है हरा दिया। इराक के पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर को इस युद्ध में बर्बाद कर दिया गया। और इसके बाद आगे जब 2003-11 के बीच में एक और युद्ध हुआ, सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई और अलग तरह की एक जो है सिचुएशन चली। हमारे इंटरेस्ट के लिए ये गल्फ वॉर है, क्योंकि इस गल्फ वॉर की वजह से क्या हुआ, इराक ने क्या किया था, तेल के कुओं में आग लगा दी थी ताकि सेना आगे ना बढ़ सके। वो आग एक बार लग जाती है तो उसको बुझाना मुश्किल होता है, और ताकि उनके तेल पर जो है कब्जा ना हो सके इसलिए वो आग लगाते चले गए। इससे क्या हुआ, मार्केट के अंदर जो ऑयल के प्राइस थे वो काफ़ी बढ़ गए। इंडिया देखिए ऑयल के ऊपर हैविली इंपोर्ट करता है, डॉलर में जो है भुगतान करता है। जब ऑयल के प्राइस बढ़ गए तो इंडिया को जो है ज़्यादा डॉलर्स देने पड़े सेम ऑयल को परचेज करने में। इसकी वजह से इंडिया के फॉरेन रिजर्व पर दबाव पड़ा और भारत में एक आर्थिक इमरजेंसी की सिचुएशन हो गई थी। तो देखिए ऑयल क्राइसिस की वजह से है ना, भारत पर क्या है एक तरीके से दबाव देखने को मिला। और ये देखिए पंप क्लोज्ड करके एक यहाँ पे पिक्चर दिखाई हुई है, और इसकी वजह से जो है भारत पर कहीं ना कहीं डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ा जो भी एक वेस्टर्न एशिया में या मिडिल ईस्ट में चल रहा था। तो इस एग्जाम्पल से आप समझे कि मिडिल ईस्ट भारत के लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों हो जाता है। यहाँ पे देखिए पिक्चर्स दी हुई हैं जिसमें जो गल्फ वॉर है उस टाइम की जो है सिचुएशन को एक तरीके से दिखाया हुआ है। ये तो थी गल्फ वॉर की बात। ये कंप्लीट होने के बाद अब हम समझते हैं अरब स्प्रिंग। देखिए मिस्र में क्या है, होस्नी मुबारक की, ये अरब स्प्रिंग के टाइम की पिक्चर है। मिस्र में देखिए होस्नी मुबारक की जो है एक तरीके से सरकार थी। ट्यूनीशिया से अरब स्प्रिंग शुरू हुआ जैसा मैंने आपको पहले बताया था, और वो साथ में मिस्र में पहुंच गया। मिस्र जो है सऊदी अरब का बहुत अच्छा पार्टनर था। तो जब मिस्र में होस्नी मुबारक को इस्तीफा देना पड़ गया तो सऊदी अरब का वो एक नेचुरल पार्टनर था, देखिए वो भी क्या है चला गया। इसके अलावा देखिए क्या हुआ,
कि वहाँ का जो अरब स्प्रिंग था उसकी वजह से बहुत सारा ना परिवर्तन हुआ था, क्योंकि बहुत सारी गवर्नमेंट्स को जो है इस्तीफा वगैरह देना पड़ा था। ठीक है, तो ये एक हमें देखने को मिलता है कि अरब स्प्रिंग की वजह से भी चीज़ें वहाँ पे फ़र्क पड़ा था और उसका भी इम्पैक्ट जो है डायरेक्टली भारत पर देखने को मिला था। अरब स्प्रिंग अपने आप में एक बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कभी डिटेल में हम जो है समझेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि हमने समझा कि ये कुछ चीज़ें हैं जिनसे भारत के लिए ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अब हम कुछ जैसे ऊर्जा, इन्वेस्टमेंट, व्यापार, फूड, इन सब के बारे में बात करते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ हुई है, देखिए ये तो आप जानते ही हैं कि भारत जो है अपनी पेट्रोल ज़रूरतों के लिए, नेचुरल गैस के लिए इस पे जो है अपना निर्भर करता है। ये स्लाइड आप ध्यान से पढ़ लीजिएगा। भारत का एक बड़ा प्रवासी समुदाय, करीब 6.5 मिलियन भारतीय श्रमिक जो हैं यहाँ पर रहते हैं, और जो सऊदी अरब है वो भारत का चौथा सबसे बड़ा जो है व्यापारिक भागीदार है। यहाँ पे दो चीज़ें आप खासकर समझेंगे। पहली बात तो ये, भारत अभी हाल में क्या है, अरब लीग का सबसे बड़ा खाद्य आपूर्तिदायक देश बन गया है। देखिए ब्राजील को पीछे हटाकर अरब लीग का जो है, अरब लीग अपने आप में एक अलग टर्म है, और ये देखिए जितने भी नेशन यहाँ पे दिए गए हैं, अफ्रीका के कुछ नेशंस और साथ में अरब पेनिसुला के जो नेशंस हैं, इसको मिला के पूरा अरब लीग बनता है। और ब्राजील को पछाड़ के इन सारे नेशंस को फूड एक्सपोर्ट करने वाला भारत सबसे ऊपर जो एक देश बन गया। देखिए पेट्रोल और नेचुरल गैस के बिना तो एक बार को आप रह सकते हैं, लेकिन खाने के बिना नहीं रह सकते। तो अगर किसी कंट्री ने अपने ऊपर डिपेंड करवा लिया है कुछ कंट्रीज़ को फूड की ज़रूरतों के लिए, तो कहीं ना कहीं वो डिप्लोमेसी में भी उसका अपर हैंड रहेगा। तो एक तो इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट ये हुई है। दूसरा आप क्या देखिए कि अरब कंट्रीज में खलीजी पूंजीवाद, खलीजी कैपिटलिज्म का उदय हो रहा है। देखिए एडम हनी ने एक बुक निकाली थी और इस बुक से जो है ये टर्म सामने लाई गई। इसमें इन्होंने बताया कि जो अरब कंट्रीज हैं ये सॉवरेन वेल्थ फंड यानी कि संप्रभु धन कोष का निर्माण कर रही हैं। एक पेरेंट कोष के रूप में काम करता है और फिर उस फंड से जो है ये अलग अलग चीज़ों में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इसी तरह का एक फंड भारत के लिए भी बनाया गया है और 500 मिलियन निवेश करने का वादा जो है सऊदी अरब की तरफ से भारत के लिए किया गया है। तो ये जो खलीजी कैपिटलिज्म है ये भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि उन सारे सॉवरेन वेल्थ फंड का फ़ायदा जो है भारत ले सकता है, अपनी इन्वेस्टमेंट करा सकता है। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो हो जाती है, देखिए रेमिटेंस की मैंने बात की। रेमिटेंस क्या होता है, जो लोग किसी कंट्री में काम करते हैं वो अपनी तनख्वाह से कुछ सेविंग बचा के अपने घर वापस भेजते हैं। वो धन उस कंट्री में जो है उसकी जीडीपी को योगदान देने के लिए काम करता है, उसकी इनकम में काउंट होता है, उसको रेमिटेंस बोलते हैं। और ये जो अरब नेशंस हैं ये भारत में रेमिटेंस के बहुत बड़े सोर्स हैं, और भारत रेमिटेंस प्राप्त करने वाले टॉप 1 और 2 की पोजीशन पर हमेशा रहता है। फिलहाल टॉप 1 की पोजीशन पर भारत था। तीसरी एक इम्पॉर्टेंट समझने वाली बात जो है निवेश, आप देखिए कि जो अगर आप सऊदी अरब की बात करें तो भारत में निवेश करने वाला 39वां देश है और इसकी रैंक को और ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। कुछ कंपनीज के नाम दिए गए हैं। इसके अलावा अगर यूएई की बात की जाए तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के टॉप 10 सोर्सेस में से एक ये कंट्री आती है। अब देखिए जब हमने बात की इंडियन डायस्पोरा की और रेमिटेंस की, तो एक चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है समझनी, वो है यहाँ पे कफाला सिस्टम। कफाला सिस्टम में क्या होता है, जब लोग भारत से अरब कंट्रीज में जो है व्यापार जो है जॉब करने के लिए जाते थे तो उनका पासपोर्ट वो कंट्रीज रख लेते थे, जिसकी वजह से जब उनको छुट्टी चाहिए होती थी और वो अपने देश वापस आना चाहते थे तो कई बार कंपनीज की तरफ से पासपोर्ट वापस नहीं दिया जाता था, और कई बार एक कंपनी से दूसरे कंपनी को चेंज करने में भी प्रॉब्लम आते थे। तो ये जो कफाला सिस्टम है ये कहीं ना कहीं शोषण का एक जरिया बनता था, और सुषमा स्वराज ने वहाँ पर अपने वर्कर्स के लिए काफ़ी काम किया है। फिलहाल कोविड की महामारी में जब वर्कर्स की कमी होने लगी और सऊदी अरब ने अपना विज़न 2030 लेके आया, जिसकी वजह से उन्हें कामगारों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो उन्होंने कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया है। ये बाकी कंट्रीज़ में भी है और भारत उम्मीद करता है कि आने वाले टाइम में बाकी कंट्रीज़ में भी इस कफाला सिस्टम को ख़त्म कर दिया जाए। इसके अलावा कुछ रिसेंट डेवलपमेंट्स की हम बात करें तो INS सुदर्शनी जो है शिप इंडिया ने वहाँ पर भेजी थी और इन्होंने जो है ईरानी नौसेना को और ओमान की नौसेना को प्रशिक्षण दिया था। इसके अलावा
एयरो स्पेस टेक्नोलॉजी में भी जो है इंडिया ने कुछ MOUs मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किए हैं। इसके अलावा देखिए, अगर FTA की बात की जाए, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की, तो इसको साइन करने पर भी बातचीत चल रही है। एक रूपरेखा समझौता 2004 में साइन कर दिया गया था। औद्योगिक सम्मेलन भी समय समय पर जो है दोनों देशों के बीच में होते रहते हैं। अब देखिए, एक सुरक्षा संबंधों की अगर हम बात करें तो जो इंडियन ओशन है, खासकर वेस्टर्न इंडियन ओशन और जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका आता है, इस रीजन की सिक्योरिटी वेस्टर्न एशिया की कंट्रीज़ के लिए, भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो कुछ कंट्रीज़ के साथ मिलके भारत जो है मिलान अभ्यास एक्सरसाइज करता है। इसके अलावा देखिए, जॉइंट कमेटी ऑन डिफेंस एंड कोऑपरेशन भी बनाई गई है और समय समय पर इसकी मीटिंग्स होती रहती हैं। इसके बाद देखिए, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, इसकी सुरक्षा की बात है, रियाद डिक्लेरेशन, ये हम समझते हैं। देखिए, 2008 में भारत पर टेररिस्ट अटैक हुए और 2010 में मनमोहन सिंह की जो है इनसे मीटिंग हुई। इस टाइम पे रियाद डिक्लेरेशन साइन किया गया और इस डिक्लेरेशन में भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनर जो है अपना घोषित किया गया। और ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर घोषित करना अपने आप में एक बहुत अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशन माने जाते हैं। ठीक है, ये एक अच्छा दर्जा होता है, ये साइन किया गया। इसके अलावा जो ज्वाइंट कमेटी आई टेररिज्म पर, उसकी मीटिंग्स रेगुलर होने की बातचीत भी की गई। अगर हम इसके अलावा और बात करें तो देखिए, सुरक्षा संबंध हमने पूरे देख लिए। अब सामरिक संबंधों की अगर हम बात करें तो समय समय पर दोनों ही तरफ के रीजन के लोग, भारत के और गल्फ नेशन के दोस्त, एक दूसरे के यहाँ यात्रा करते रहते हैं। PM जो है हमारे, उन्होंने अभी तक सऊदी अरब, UAE, कतर, बहरीन, ओमान को विजिट किया है। इसके अलावा देखिए, 2006 में जो सऊदी शासक थे किंग अब्दुल्ला, वो भारतीय गणतंत्र के क्या है, चीफ गेस्ट बने थे और 1955 के बाद भारत को विजिट करने वाले वो पहले सऊदी शासक थे। इसके अलावा जो है हमारे जो प्रधानमंत्री हैं, उनको वहाँ का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है वो भी प्रदान किया गया था। अभी अगर हाल की बात की जाए तो 2010 में, जैसा कि मैंने आपको बताया, रियाद डिक्लेरेशन साइन हुई थी और लगातार जो है 2015 के बाद से तो संबंध काफ़ी प्रगाढ़ हुए हैं। इसके अलावा देखिए, डी हाइफनेशन की नीति ये अरब लोग विकसित करते जा रहे हैं, जहाँ पे भारत और पाकिस्तान को अलग अलग करके देखने लगे हैं। 2015 से पहले कहीं ना कहीं पाकिस्तान और भारत को ये लोग एक ही चश्मे से देखते थे और भारत का थोड़ा सा विरोध करते थे। लेकिन अभी धारा 370 के हटने पर देखिए, इन देशों की तरफ से भारत के खिलाफ कोई स्टेटमेंट ऐसी नहीं दी गई है और भारत और पाकिस्तान को भी ये लोग अलग लेकर चलने लगे। तो ये डी हाइफनेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम देखिए और सामरिक संबंध में और ज़्यादा देखें तो भी एक द्विपक्षीय समझौते पर साइन हुए 2020 में, जिससे भारत पूरी हज प्रक्रिया को डिजिटल बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन गया। इसके अलावा इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन में दोनों रीजन की जो है बहुत अच्छी भागीदारी है। ये रीजन जो है आपका FTAF यानी कि आपका फॉरेन जो है एग्रीमेंट, इसके जो FATF इसके सदस्य हैं और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है ये पाकिस्तान को साइडलाइन करने में भारत एक तरीके से काफ़ी बेटर तरीके से इसका यूज़ करता है। सऊदी मिशन 2030 की बात तो मैंने आपसे की ही है, ठीक है। तो ये हमने कुछ जो है रिसेंट डेवलपमेंट्स देखी। इसके अलावा देखिए, कुवैत में एक त्वरित टीम भारत के द्वारा भेजी गई जिसने महामारी के बारे में कैसे से लड़ा जाए ये प्रशिक्षण वहां पर दिया है। इसके अलावा देखिए, वंदे भारत मिशन भारत की तरफ से शुरू किया गया था, जिसने वहां फंसे हुए लोगों को बाहर निकाला था और वहां की गवर्नमेंट्स ने काफी ज्यादा सपोर्ट भी भारत का किया था। तो इन सब संदर्भों से हमें समझ में आता है कि गल्फ रीजन भारत के लिए कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और अगर वे फॉरवर्ड की एक हम बात करें तो निवेश हो, ऊर्जा की बात हो, जनशक्ति आदि हो या फिर व्यापार हो, ये सारे ही क्षेत्रों में एक बहुत बड़ी संभावनाएं दोनों के लिए पैदा होती हैं और एक विन विन वाली सिचुएशन बनती है। इसके अलावा एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको और देना चाहूँगी, डीसैलिनेशन वाले जो प्लांट्स होते हैं,
खारे पानी को मीठा जो बनाने वाले प्लांट हैं उसकी बहुत बड़ी तादाद अरब नेशंस में है, क्योंकि ये वाटर स्ट्रेस कंट्रीज़ हैं और ये पीने के पानी को ऐसे उपलब्ध कराती है। और हाल में वाटर रिसोर्स इंस्टीट्यूट ने भारत को भी एक वाटर स्ट्रेस कंट्री घोषित किया है, तो भारत इस एरिया में भी वहाँ से बहुत कुछ सीख सकता है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पूरा डिस्कशन, जिसमें आपको समझ में आ गया होगा कि हूती मूवमेंट क्या है, ये क्यों हो रहा है, कौन सी कंट्री किसके साथ और क्यों है, गल्फ वॉर के बारे में हमने समझा, भारत के संबंधों के बारे में समझा और एक पूरी डेवलपमेंट की हिस्ट्री हमने देखी। अब हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन पे, और ये क्वेश्चन बहुत कॉन्सेप्चुअल है। वीडियो अगर आपको समझ में आया है तो इस कॉन्सेप्ट को आप लिख पाएंगे। क्या है क्वेश्चन? दशकों से भारत ने खाड़ी देशों को बड़े पैमाने पर एक आर्थिक चश्मे से तेल के आयातक देश के रूप में और श्रम के निर्यातक रीजन के रूप में ही देखा है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये नज़रिया चेंज हुआ है और भारत अब एक रणनीतिक साझेदारी इन देशों के साथ आगे बढ़ाना चाहता है। इस पर टिप्पणी कीजिए। ठीक है, ज़रूर इस प्रश्न का उत्तर आप लिखिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हमारी पूरी टीम की तरफ से आप सभी का बेहद शुक्रिया। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।